हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। संविदा वर्ग 3 एग्जाम के लिए संस्कृत का आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने वर्ण प्रकरण के बारे में सीखा था। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीखने वाले हैं कि वर्ण प्रकरण में वर्णों को उच्चारण स्थान के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण स्थान का मतलब वर्ण को बोलते समय जब हम उसकी ध्वनि उच्चारित करते हैं तो वो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, मुख के किस भाग से उत्पन्न हो रही है। हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो ये था कि कितने प्रकार के उच्चारण स्थान हो सकते हैं, जिसमें हमने 7 नाम देखे थे: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक्य और उपरमानीय। तो इन 7 के अलावा भी कुछ स्थान हो सकते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। हम स्वर और व्यंजन के बारे में व्याख्या पहले ही देख चुके हैं। तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं कि अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को हम किस प्रकार विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कंठ वर्ण। अब पहले हमको इसको समझना है कि शब्द कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन से वर्ण कंठ वर्ण है या दंत्य वर्ण है। अब एग्जाम के इस क्वेश्चन को हमको समझने के लिए कंठ का अर्थ होता है जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। हम शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल वर्ण की बात कर रहे हैं, या वर्ण के बाद शब्द आएंगे। जैसे हमने बोला कोई भी वर्ण क, कंठ से क, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सी जगह से हो रहा है? गले से हो रहा है। क, ख। जब हम इसको उच्चारण करके देखेंगे तो कंठ से होने के कारण इन वर्णों को कंठ वर्ण कहा जाता है। अब इसमें वर्ण कौन कौन से हैं? तो संस्कृत के आधार पर उसमें एक श्लोक होता है, अकुह विसर्जनीयायाम कंठ। अर्थात कहने का मतलब है अ, उसके साथ में आ, ये 2 वर्ण, क वर्ग पूरा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, जो 5 वर्ग विभाजन है वो किस प्रकार किया जाता है। आपको वर्ग याद होना चाहिए, एक क वर्ग और विसर्ग। इतने वर्ण जो होंगे, अर्थात अ, आ, क वर्ग की जो 5 वर्ण होते हैं वो, और विसर्ग की जो मात्रा होती है 2 बिंदु, हम इसको अ की मात्रा बोलते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है। इस श्लोक रूप में जो लिखा हुआ संस्कृत है ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है अगर आप ये वर्ण भूल जाएं तो आपको याद रखने का तरीका किसी से ध्यान आएगा। कैसे, वो हम देखते हैं। पहले लिखा है अ, अर्थात अ और उसके साथ में आ, दोनों अ से संबंधित स्वर होते हैं। दूसरे नाम पर कु लिखा हुआ है। कु क्या होता है? क का पूरा वर्ग। उसके बाद लिखा हमने विसर्ज, मतलब विसर्ग से संबंधित जो ध्वनि होगी वो। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ह वाला उच्चारण भी है। अगर इसको हम स्वर से अलग मानते हैं और वर्ग से अलग होता है ये, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि जो हमने वर्ग बनाए थे, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग थे, लेकिन य, ल, व, श, स, ह जो थे वो बिना वर्ग के लिखे हुए थे। तो ये जो अलग वाला है ह, इसका उच्चारण भी कंठ से होता है। फिर से देखते हैं, अ, ह और विसर्ग ये कहां से होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। जो क वर्ग वाली श्रेणी होगी उसमें उ की मात्रा लगाकर ये श्लोक लिखा गया है। तो जो वर्ग वाला है उसमें उ की मात्रा अकुह विसर्जनीयाम। अगला कैटेगरी होता है हमारे पास तालव्य। तालव्य अर्थात जो मुख में ऊपर का भाग होता है तालु, उसमें से उच्चारण करने के लिए जो ध्वनि उच्चारित होती है वो हवा के आवागमन के कारण उच्चारण होती है। कैसे? तो जब हम इन वर्णों को उच्चारण करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो हवा है उसका आवागमन कहां से हो रहा है? तालु से हो रहा है। कौन कौन से वर्ण? तो होते हैं ई, बड़ा वाला ई, च वर्ग पूरा का पूरा, य और शकर का श। अगर आप इनका उच्चारण करें तो सोच सकते हैं च वर्ग, च, छ, ज, ज, य। अब ये क्या है? च वर्ग जो तालु होता है ऊपर, उससे जबान और ओठ के बीच में ध्वनि निकलती है। कैसे? जब हवा का आवागमन होता है। तो तालु से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण या तालु से उच्चारित वर्ण जो होते हैं वो ये होते हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपको श्लोक याद रखना है। श्लोक याद, इसको हम एक साधारण सा सेंटेंस बोल सकते हैं, एक वाक्य बोल सकते हैं संस्कृत में, इचु ये शाना। ई अर्थात दोनों ई, च में उ की मात्रा मतलब च वर्ग पूरा आएगा, य और श ये किसमें आएंगे? तालव्य में आएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा कैटेगरी होता है मूर्धन्य। तीसरी श्रेणी में लिखा है मूर्धा से उच्चारित होने वाले। अब मूर्धा कौन से स्थान को बोलते हैं? तो तालु और दांतों के बीच में ऊपर जो भाग होता है उसको मूर्धा कहा जाता है। अब मूर्धा से उच्चारित होने वाले, तो यहाँ पर हमने एक फिर से सेंटेंस बना लिया है, वाक्य बना लिया है, ऋटुर शानाम। ऋटुर मतलब ऋषि का ऋ, बड़ा वाला ऋषि का ऋ जिसमें 2 मात्रा होती है। फिर ट में उ की मात्रा अर्थात ट वर्ग पूरा आएगा हमारे पास, ट ठ ठ ढ, ऐसा वाला। उसके बाद शकर का श,
ये इतने वर्ण जो हैं वो कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। इस कारण से इसको लिखा गया है मूर्धन्य। हमारे पास चौथा कैटेगरी श्रेणी होता है दंत, अर्थात दांतों से उच्चारित। अब दांतों से उच्चारित में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो लतुल साना, अर्थात कहने का मतलब है कि ल के अंदर जो ऋषि की मात्रा होती है वो, उसके बाद त का पूरा वर्ग। अगर आप बोल के देखेंगे त थ द ध न, तो जबान जो है हमारी, जिह्वा जो है वो दांतों से स्पर्श करती है, इस कारण से त वर्ग पूरा आएगा। उसके बाद ल और एक सरोते वाला स, ये दो वर्ण भी इसी दंत कैटेगरी के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने 4 श्रेणियां देख ली। उसके बाद 5वें नंबर पर श्रेणी आती है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ से अभिप्राय है जो होठों के द्वारा उच्चारित होते हैं। संस्कृत में होठों को ओष्ठ कहा जाता है। तो होठों से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? हमने लिखा है उपपदमानीय मोष्ठो, अर्थात एक तो उ और उ, ये दोनों हो गए। प का पूरा वर्ग, चारों वर्ण उसमें आने वाले। और हमने एक श्रेणी देखी थी उपदमानीय वाली। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो आप उसमें देख सकते हैं कि उपदमानीय वर्ण कौन सा होता है। उ दोनों, प में उ की मात्रा, प और पदमानी, पदमानी मतलब उपदमानीय ओष्ठ, जो होठों से उच्चारण किए जाते हैं। उसके बाद है नासिक के वर्ण। नासिक के मतलब नासिका से उच्चारण किए जाने वाले। नासिका से उच्चारित में कौन कौन से आएंगे? तो नासिकानुस्वारस्य। अब इसको सबसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। कैसे? नासिका से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण अर्थात हमने देखे थे 5 वर्ग, क वर्ग, क ख ग घ अंग। तो पंचम वर्ण कौन सा आ रहा है? अंग। फिर अगला आ गया च कैटेगरी में है तो च थ ज ञ य, ऐसा कुछ। फिर न और म। हर वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं, 5वें नंबर पे आने वाला वर्ण होता है, वो होता है हमारा नासिका उच्चारित। और एक अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात जो अम की बिंदी हम लगाते हैं वो वाला वर्ण। इन वर्णों को नासिक के वर्ण कहा जाता है। याद रखने का तरीका, नासिका अनुस्वार से, नासिका से उच्चारण करने वाले है अनुस्वार वाला मात्रा। अगला हमारे पास होता है कंठ तालव्य। अभी तक हमने 6 श्रेणियां देखी, वो होती थी बिल्कुल प्योर, पूरी की पूरी अपने आप में, जिसको बोलते हैं स्व उच्चारित। अब स्व के बाद आता है कुछ मिला जुला। मिला जुला में ऐसी कैटेगरी होती है, ऐसी श्रेणी होती है जिसमें 2 जगह या 2 उच्चारण स्थान का संयोग होता है। जैसे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कौन कौन से 2 स्थान है? कंठ और तालु दोनों का एक साथ उपयोग होने वाला है। कंठ और तालु से उच्चारित किए जाने वाले। तो कंठ तालु में कौन सा आएगा? ए रेतो कंठ तालु। ए रेतो का अभिप्राय है ए वाली छोटी मात्रा और ए वाली जो मात्रा होती है, इन दोनों मात्राओं, ए और ए वाली जो मात्रा होती है, ये दोनों क्या है? कंठ तालु। उसके बाद इसी से मिलता जुलता कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और उसके साथ में ओष्ठ या होंठ, इन दोनों के मिलने से जो उच्चारण होता है, उन दोनों के संयोग से जो उच्चारण होता है उसको हम कहते हैं कंठ तालु श्रेणी में। अब इसका मतलब है अवधोतो। अवधोतो मतलब छोटा वाला ओ की मात्रा और बड़े वाली औ की मात्रा, इन दोनों को कंठोष्ठम, कंठोष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। ये हमारे पास 8 श्रेणियां तो पूरी हो गई। अब हमारे पास एक अंतिम श्रेणी होती है जिसको कहा जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ विशेष इसलिए भी है क्योंकि उसमें जो आने वाला वर्ण होता है वो विशेष होता है। 9वें नंबर पर आती है दंतोष्ठ। इसके लाइन होगी वकारस्य दंतोष्ठम। अब विशेष होने का कारण क्या है? दांत और होंठ दोनों की दोनों मिलाकर दंत ओष्ठ, इन दोनों के संयोग से उच्चारण किए जाने वाला तो एक विशेष वर्ण होता है व, केवल और केवल यही। विशेष श्रेणी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल एक वर्ण है। आप व वर्ण का उच्चारण करके देखेंगे तो आपके जो होंठ है, नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले दंत, इनका जो मेल होगा, संयोग होगा, तभी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो यह हमारे पास 9 हमने श्रेणियां देखी। कहीं कहीं पे आपको संस्कृत में 10 श्रेणियां भी मिलेगी जिसमें उपदमानीय को या फिर जीवामूल्य को 10वीं श्रेणी दी जाती है। लेकिन हम उपदमानीय और जीवामूल्य जो वर्ण है उनको पहले ही गिन चुके हैं। किसमें? जब हमने वर्णों की संख्या 50 गिनी थी। 13 स्वर, 33 व्यंजन और बचे हुए 4 जो आयोग वहां में गिने जाते थे वो विसर्ग, अनुस्वार, उपदमानीय और जीवामूल्य।
तो हमने पूरी 9 कैटेगरी 9 श्रेणियां देख ली जिसमें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को विभाजित किया गया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपने इसको नोट डाउन किया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बाकी चीजें देखेंगे जो हमारे पास होगी संस्कृत के विषय से संबंधित, और इस पे बनने वाले कुछ प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूटन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।